हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेलवे से जुड़ी जो हमारा नोटिस आया था, ठीक है, और उसमें जो नोटिस में आपको बोला गया था वो एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर, ठीक है, एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर यहाँ पे जो है आपको ये बोला गया था। और इससे बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब वो दिखा कि अब किस तरह से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। एक तरह से आपको वो रास्ता मिल गया, तो आप अपने हिसाब से जो है वहाँ पे जो है समय को देकर और तैयारी करके, ठीक है, उसके बाद से आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो एक अच्छा यहाँ पे जो है आप प्रक्रिया वहाँ पे मिला है। तो इसके आधार पे अब हम लोग जो है आपको पिछले क्लास में बताए थे क्लास के लिए, तो क्लास में हमारा साइंस, जिसे यहाँ पे रेलवे का साइंस है, ठीक है, इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। इसके पहले तो हम अपने चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में होगा प्रीवियस ईयर का जो आपका जो पेपर होगा, और प्रैक्टिस सेट पे तौर पर मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी उसमें से जितना भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो बन रहा है उसको हम यहाँ पे साइंस के तर्ज पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट अभी जितने भी रेलवे के एग्जाम, चाहे एलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जो भी हो, उस सारे एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, उसके लिए भी कमेंट करें, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में नोटिस के बारे में देखा था, ठीक है। तो ये था। अब देखिए यहाँ पे क्लास जो हम यहाँ पे शुरू करने वाले क्लास हमारा फर्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे साइंस को लेकर, ठीक है। तो इसका देखिए कि क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से है। जैसा कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका है कि पराबैंगनी जो किरण होते हैं, पराबैंगनी जो विकिरण होते हैं, वो उसके संपर्क में आने से क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो पराबैंगनी विकिरण जो होता है, इसकी जो खोज किया था, ठीक है, यहाँ पे अगर खोज की बात करें, खोज मतलब यहाँ पे पराबैंगनी विकिरण, ठीक है, पराबैंगनी विकिरण, तो इसकी जो खोज किए थे किसने किया था, रीटर ने, ठीक है, रीटर नामक वैज्ञानिक थे, उसने किया था इसकी खोज, ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं, पराबैंगनी और विकिरण की बात करें, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप। फर्स्ट टाइप आपका होता है अल्ट्रावायलेट ए होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है अल्ट्रावायलेट बी होता है। तीसरा होता है अल्ट्रावायलेट सी होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 3 टाइप का होता है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, ठीक है। तो जो आपका सबसे जो है मतलब आप कहिए जो ये अल्ट्रावायलेट सी है, ये सबसे तेज होता है। अल्ट्रावायलेट सी जो मनुष्य के त्वचा पर पड़ता है तो उससे क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो सकता है, त्वचा का कैंसर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसी तरह से आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में जो भी रेलवे का जो आपका जो मतलब एग्जाम होगा, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ में जितना भी यहाँ पे इससे जुड़ी आपके प्रश्न बन सकते हैं उसको यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे कितने टाइप के पराबैंगनी किरणें होते हैं, ठीक है, कौन सा किरण जो होता है आपको क्षोभ मंडल जो होता है, ठीक है, जो आपके ओजोन परत होता है उसको असर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके विकिरण के बारे में जो किरण है इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी डाउट हो तो देखिए जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जो विद्युत जनरेटर है उससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहले तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद क्या कह रहा है कि कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है, ठीक है। तो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद क्या होता है, जो कुंडली का आपका संगत भुजा होता है उसकी धारा उलट जाती है। सबसे पहले देखिए विद्युत जनरेटर जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो विद्युत जनरेटर जो होता है ये आपको यहाँ से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किससे यहाँ पे कन्वर्ट करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा से, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को आपको यहाँ पे जो ये कन्वर्ट करता है, ये करता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। ये यहाँ पे आपका विद्युत जनरेटर का ये होता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात ये है कि ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा करें तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, फ्लेमिंग के, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, ठीक है, नियम पर यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर ये कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न कथनों विचार कीजिए
कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं दिशा उलट जाती है, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पे कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ, देखिए ये आपका दाएं हाथ के नियम का उपयोग करता है, तो ये सही है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके दोनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन क्या, ए और बी दोनों क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है विद्युत जनरेटर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला नंबर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित धारा बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें यहाँ पे कि आपको कह रहा है कि प्रवाहित धारा बताना, यानी आई का वैल्यू यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए वाट दिया गया है, तो विद्युत शक्ति कितना दिया गया है, यहाँ पे अगर बात करें विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, विद्युत विभवांतर मतलब V इंटू विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा यहाँ पे हो जाएगा, ये होता है आपका I, ठीक है, विद्युत धारा। अब देखिए ये आपका फार्मूला होगा, ठीक है, और इसी फार्मूले पर सॉल्व करेंगे, P इज इक्वल टू इसको कह सकते हैं V इंटू आई, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया गया है, तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है, तो यहाँ पे P का वैल्यू दिया गया है, P कितना दिया गया 30 वाट, ठीक है, विद्युत शक्ति 30 वाट है। I का वैल्यू धारा कितना है, यहाँ पे धारा अगर यही आपको पूछ रहा है, ठीक है। और आपको देखें V का वैल्यू कितना दिया गया विभवांतर का, तो 12 वोल्ट है, ठीक है, ये आपका 12 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि आप P रखेंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है, P इक्वल्स टू V इंटू आई, V कितना है 12 इंटू ये है आपका I, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा आपको 30/12, ठीक है। तो 6 पचे 30, 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा 5/2 मीन्स कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा 2.5 एम्पियर। यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो एम्पियर आ रहा किसका है, विद्युत धारा का, ये क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक अगर आप कहें तो क्या होता है आपको एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे ध्यान देंगे, विद्युत धारा का मात्रक, तो 2.5 इसका एम्पियर आ जाएगा, P इक्वल्स टू V इंटू आई, ये फार्मूला यूज करेंगे तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, कह रहा है कि आपको ऑक्सीशोषण, ठीक है, के लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है, ऑक्सीशोषण के लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे आपके हैं ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण, ठीक है, ऑक्सीशोषण, और एक होता है यहाँ पे अनाक्सी शोषण, ठीक है, अनाक्सी, ठीक है, अनाक्सी शोषण। तो इन दोनों शोषण में ये आपके क्या आवश्यकता होती है, यहाँ पे देखेंगे ऑक्सी और अनाक्सी, ये दोनों में जो आपके जो ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक अम्ल में, ठीक है, पायरुविक अम्ल में यहाँ पे ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण में। लेकिन यहाँ पे ऑक्सी शोषण के लिए उपस्थिति की आवश्यकता क्या होती है, तो यहाँ पे हो जाए ऑक्सीजन, ठीक है, O2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी, ठीक है। तो यहाँ पे संगीत के स्वरों के साथ में, ठीक है, सारे गामा पा ये जो होता है आपका, तो संगीत के स्वरों के से इसकी क्या किया था, तुलना इसका किया था, ठीक है। तो ये न्यूलैंड का जो ऑक्टेट नियम था, ठीक है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए अगला, ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, ये कितना होता है 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आपका इतना ऊर्जा यहाँ पे मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का करेंसी कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा का इसको करेंसी कहा जाता है, ठीक है, ऊर्जा का करेंसी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऊर्जा का करेंसी किसको कहते हैं, एटीपी को, ठीक है। और एक होता है एडीपी, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन, ठीक है, डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ठीक है, डाइफॉस्फेट इसको कहा जाता है एडीपी को,
ठीक है। तो 30.5 इसका आंसर हो जाएगा, किलो जूल पर मोल इसका ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मूत्र में पानी की मात्रा होती है, ठीक है। तो मूत्र में कितना पानी की मात्रा होती है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि पानी की जो मात्रा होती है मूत्र में, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है 95% से लेकर 96% के बीच में, ठीक है, 96%, ठीक है, 95 से 96% यह होता है। इसके बाद से और भी होता है यहाँ पे, जैसे यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया, तो ये कितना होता है आपका, ये 2% यूरिया होता है, ठीक है। उसके बाद से होता है वसा, ठीक है, वसा, शर्करा, ठीक है, वसा, शर्करा, कोलाइड्स, ठीक है, कोलाइड्स, तो ये कितना होता है आपका, ये होता है 1.3%, ठीक है, ये इसमें आपको पाया जाता है मूत्र में। और दूसरी बात यहाँ पे जो होता है आपका, ये होता है यहाँ पे एक और होता है 1.3% इसका होता है, ठीक है, सॉरी 0.3% ये होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड इसमें पाया जाता है 0.3%, ठीक है। तो इसको ये भी याद रखेंगे यहाँ पे, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 0.3% इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। और जो मूत्र का आपेक्षिक घनत्व होता है, मूत्र का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व जो होता है, ये क्या होता है आपको, जो है मूत्र का आपेक्षिक घनत्व जल से अधिक होता है, ठीक है, जल से अधिक होता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि मूत्र और जो आपका वाटर जो पानी है, इसमें दोनों में अपेक्षित घनत्व किसका ज़्यादा होता है या कम होता है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसका होगा, मूत्र का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा, और इसमें ये सब सारी पाई जाती है, तो कितना हो जाएगा, 95% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताइए। क्षमता पी का वैल्यू पूछना है, ठीक है। तो 100 बाई क्या होता है, ये होता है आपको एफ, ठीक है, प्लस 100 बाई एफ, और उत्तल लेंस कह रहा है, ठीक है। तो आपको पता है उत्तल लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और फोकस दूरी कितनी होती है, प्लस होती है। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें उत्तल लेंस, ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए जो वस्तु की दूरी होती है, ठीक है, वस्तु की जो दूरी हो जाएगी, मीन्स इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूं से, ये आपका नेगेटिव होती है, ठीक है। और फोकस दूरी कितनी होती है, ये एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकस दूरी, ठीक है। तो ये आपको ये हो जाएगा, तो ये होता है आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस आपको क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इसको कहते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये वाला होता है इस तरह से, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये होता है कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस, उत्तल लेंस इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी लेंस के बारे में जानकारी रखिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो P इक्वल्स टू 100 प्लस 100 बाई एफ हो जाएगा। यानी कि P जब यहाँ पर निकालेंगे क्षमता जो है आपका, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 100 बाई एफ कितना है, 40 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपको 40। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, ठीक है। P इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस 5/2 मीन्स 2.5, यहाँ पे आपका निकल के आएगा भाई डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लेंस की जो क्षमता होती है, उसको लेंस की क्षमता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लेंस की जो क्षमता होती है इसको P से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको डायोप्टर से इसका जो है यहाँ मात्रक होता है, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है। तो ये हो जाए D से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, या कैपिटल D से, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। तो ये सब सारे इतने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कार्बन परमाणु के कोर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कार्बन परमाणु ये क्या है आपका, ये जो आपका कार्बन है, तो सबसे पहले तो ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है आपको, P ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, तो ये होता है आपका 6। एटॉमिक वेट अगर बात करें, एटॉमिक वेट, ठीक है, तो ये कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये होता है 1s2, ठीक है, 2s2, 2p2, ठीक है, 2 और 4 होता है, ठीक है, 2 और 4। तो ये आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए कह रहा है कोर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जितना भी पॉसिबल होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे बताना, उसको हम जरूर बता देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, ये कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद की पहचान करिए, ठीक है, उत्पाद।
तो देखिए जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए दो अभिक्रिया होता है A+B, ठीक है, और ये मिलकर क्या बनता है C+D, ठीक है, इस तरह से, या A से क्या बन रहा है B+C बन रहा है, ठीक है, B+C बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपके यहाँ पे रिएक्शन होते हैं, तो ये जो आपका होता है, ये वाला जो आपका होता है यहाँ पे, ये इसको, ये क्या होता है, ये आपका अभिकारक होता है, ठीक है, अभिकारक, ठीक है, ये होता है आपका अभिकारक, और ये दोनों क्या होता है, ये होता है उत्पाद, ठीक है, ये उत्पाद होता है, मतलब इसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, और ये रिएक्जेंट होता है, ठीक है, रिएक्जेंट। तो यही आपको कह रहा है कि सबसे पहले तो ये आपका रिएक्जेंट हो जाएगा, ये आपका उत्पाद होगा। तो इसका बता रहा है कि जो यहाँ पे पी का है, ये पी क्या है, क्योंकि CO2 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में ये आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि ये यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखें हम, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा कि चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है, ठीक है, कैल्शियम यहाँ पे कार्बोनेट SO3 होता है, ठीक है, CaCO3 होता है, और इसका जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CaO बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, CO2, यहाँ पे आपको क्या बनता है, गैस बनेगा। तो यहाँ पे आपको CO2 गैस बन जाएगा और ये CaO सॉलिड बनेगा। तो इसको कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्विक लाइम इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही आपको पी का जगह क्या बनेगा, CaO बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, CaO, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट में उत्पाद में क्या होगा, पी की जगह कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपको कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये होती है आपको आयोडीन, ठीक है, आयोडीन यहाँ पे जो है खनिज की क्या होती है, यहाँ पे आवश्यकता होती है आयोडीन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, आयोडीन खनिज की आवश्यकता यहाँ पे ये होती है, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि, यह थायराइड ग्रंथि का अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, यहाँ पे अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है ये नहीं पूछ रहा है, नहीं किया जाता ये आपको बताना है। तो आपको किसमें होता है, आप देखें तो खिलौना बनाने में इसका उपयोग होता है, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए किया जाता है, भवन निर्माण सामग्री के लिए किया जाता है, लेकिन खाना पकाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे जो होता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, ये फार्मूला यहाँ पे आपका होता है CaSO4.1 यहाँ पे 1/2 H2O, हाफ H2O, ठीक है। तो ये आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट उसको कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे आप कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। तो ये इसका फार्मूला होता है, नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.1/2 H2O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो ये हमारा था आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।